अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की बड़ी 3 सियासी जमातों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के केसेस चल रहे हैं। पिछले 7 साल से हुकूमती जमात फॉरेन फंडिंग के इल्जामात से आंख चुराती रही है। इस केस में हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई फंडिंग की दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद आज अपने 2 ऑडिटर्स के हमरा अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। अकबर एस बाबर की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को अकाउंट्स की मुकम्मल तफसीलात नहीं दी, जबकि दस्तावेजात में कहीं पर अकाउंट नंबर्स नहीं बताए तो कहीं बैंकों के नाम छुपाए गए हैं और डोनर्स की तफसीलात की जगह कहीं पर चेयरमैन ऑफिस का जिक्र किया गया है। तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क से 4 करोड़ 6 लाख रुपए अदा किए गए, लेकिन किसने अदा किए, इससे लाइल्मी का इजहार किया गया है। 2013 में 9 करोड़ 3 लाख रुपए की रकम वसूल की गई, लेकिन किसने रकम दी, इससे भी तहरीक इंसाफ की जानिब से लाइल्मी का इजहार किया गया है। अकबर एस बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक तफसीलात और ऑडिट शुदा अकाउंट्स में 95 करोड़ रुपए का फर्क है और यह भी इंकशाफ किया गया है कि मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए ममनुआ जराए से तहरीक इंसाफ को मिले हैं। अकबर एस बाबर के मुताबिक ये इल्जाम नहीं बल्कि वो हकायक हैं जो तहरीक इंसाफ की अपनी फराहम करदा दस्तावेजात से सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंडिंग के लिए अमेरिका और बरतानिया में बनाई गई कंपनियों की अकाउंट्स तफसीलात भी नहीं फराहम कर रही और तहरीक इंसाफ की फराहम करदा बैंक दस्तावेजात और डोनर्स की फहरिस्त पर मैनेजर्स के दस्तखत भी मौजूद नहीं है, जबकि तहरीक इंसाफ ने बैंकों की जानिब से फराहम करदा 5 अकाउंट्स को तस्लीम नहीं किया। इन तमाम हक़ाइक़ के मंजरेआम पर आने के बाद कई सवाल उठ चुके हैं कि क्या तहरीक इंसाफ की जानिब से फराहम करदा दस्तावेजात ममनुआ फंडिंग को साबित करती हैं? क्या तहरीक इंसाफ जानबूझकर हक़ाइक़ छुपाती रही है या दरअसल रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है? क्या तहरीक इंसाफ के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जमा करदा दस्तावेजात के हक़ाइक़ भी मंजर-ए-आम पर आएंगे? आप तफसीलात पर बात करेंगे। इस वक्त अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर एस बाबर साहब, ये जो ऑडिटेड रिपोर्ट आज आपने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का जिसे नाम दिया गया है, ये रिपोर्ट क्या तफसीलात बताती है, जरा कुछ शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी ये फैक्ट्स हैं जो आपने भी डिस्क्राइब किए, मैं मजीद अभी इस पे आपके सामने कुछ चीजें रोशनी कर उस पर रखूंगा, वो इल्जामात नहीं है कि इसमें कोई भी जो फैक्ट है वो इल्जाम नहीं है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि जब 14 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने फाइनली, यानी 3.5 साल मैं आप सबके सामने, मीडिया के सामने ये शिकायत करता रहा कि जो स्क्रूटनी कमेटी है वो बायस्ड है, वो फैक्ट फाइंडिंग की जगह फैक्ट हाइडिंग कर रही है, वो हमें वो दस्तावेजात दिखा भी नहीं रही जो पीटीआई ने अपने इल्जामात के जवाब में जमा कराए हैं। और ये मैं 3 साल से, तो फाइनली 14 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया कि हम आपको 40 घंटे, फिर उसके बाद मजीद 15 घंटे बढ़ा के 55 घंटे की परूसल की इजाजत देते हैं। आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट नॉमिनेट करें और उनको हम ये मौका देते हैं। तो ये जो, और फिर उसमें जो रुकावटें खड़ी की गई, और ये बड़ा अलमिया है कि हमारे जिन इदारों की जिम्मेदारी थी कि फैक्ट्स को निकालें, ये जिम्मेदारी हम अदा करें। उन्होंने हमें लैपटॉप नहीं ले जाने दिया, उन्होंने जो फोटो कॉपीज नहीं दी, उन्होंने हमारे सेल फोन भी रख दिए जाते थे कि जब ये हम परूसल करते थे। तो ये तमाम फैक्ट्स हमारे जो ऑडिटर हैं 2, अरसलान वर्दक और मोहम्मद शोएब साहब, उन्होंने बहुत मेहनत से एक एंट्री, एक डॉक्यूमेंट फिजिकली जो उनके सामने रखा गया, और मैं ये आपको बताऊं कि उनके सामने एक भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखा गया, फोटोकॉपीज रखी गई, उसका जायजा लिया, उसमें से ये सारे फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट किए, कंप्यूटर में डाटा बेस पे डाला, उसकी एनालिसिस की। सर, ये रिपोर्ट कहती क्या है, जरा काइंडली उसके बारे में बताइएगा, समराइज कीजिएगा। देखिए, समराइज तो रिपोर्ट ये कहती है कि एक बहुत बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हुई है, और गैर कानूनी फंडिंग में एक अहम अंसर ये है कि मसलन जो 4 मुलाजमीन थे जिसके अकाउंट्स में पैसा आया, वो अभी तक हमें इन्होंने रिवील करके नहीं दिए। जो इमरान खान और डॉक्टर आरिफ अलवी जो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे, उनकी मंजूरी से हुआ था क्योंकि उन दोनों के नाम उस दस्तावेज में लिखे हैं, और ये वो दस्तावेज है जो पीटीआई इसको एक्सेप्ट करती है, ओन करती है, लेकिन डिटेल देने से इनकारी है। टोटल जो प्रोहिबिटेड फंडिंग, इसमें मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं, जो कानून क्या कहता है। कानून कहता है कि एक
पाकिस्तानी किसी भी सियासी जमात में किसी भी हद तक फंडिंग कर सकता है। तो जो भी फंडिंग आएगी उसमें आपने दो चीजें साबित करनी है, सोर्स एंड डिटेल्स, कि कहां से वो पैसा आया और क्या वो पाकिस्तानी का था। अगर वो गैर मुल्की था वो जब्त होगा, अगर उसकी सोर्स ऑफ डिटेल्स आप नहीं देते तो वो इलीगल, हमें नहीं पता वो कहां से आ रहा है। तो हमने जो इन्होंने ऑडिट किया है, इसके नतीजे में 2.2 बिलियन रुपए गैर कानूनी फंडिंग साबित होती है पीटीआई के अगेंस्ट। तो ये बहुत ही संजीदा मामला है। फिर उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं जो स्टेट बैंक के जरिए आई और जो शुरू में रिपोर्ट हुए थे कि 28 बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वो भी सही था। 5 अकाउंट्स को उन्होंने डिसओन किया, पीटीआई आजाद कश्मीर, पीटीआई फलाना, पीटीआई वेलफेयर, जबकि कानून और उनको ऑर्डर किया था कि कोई भी पीटीआई एफिलिएटेड अकाउंट्स है वो जाहिर करें। तो 5 वो अकाउंट्स उन्होंने कंसील किए। 9 प्रिंसिपल सिग्नेटरीज अपने अकाउंट्स के छुपाए। वो कौन है मैं जानता हूं, और वो उनके ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट्स में मौजूद है। उसमें इमरान खान शामिल है, उसमें सैफुल्लाह नियाज़ी शामिल है। ये प्रिंसिपल सिग्नेटरी थे। मेरे खुद जब मीडिया में मेरे इख्तिलाफात हुए, मैंने कहा मैं इन पार्टी के अकाउंट्स में किसी किस्म का कोई हाथ नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि इसके अंदर बहुत बहुत बड़े पैमाने पे इलीगैलिटी हो रही है। मैंने कहा आप मेरे नाम पे सब अकाउंट खोलें जिसका मैं सिग्नेटरी हूं, उसका इमरान खान साहब सिग्नेटरी हो और एक और शख्स, वो अकाउंट का सिग्नेटरी नाम भी गायब है। अब इनका ये ख्याल है कि जो ये नाम छुपा के जिन अकाउंटों में इतनी बड़ी इलीगैलिटी हुई है, तो जो प्रिंसिपल सिग्नेटरीज के नाम छुपा के ये एहतसाब से बच सकेंगे, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा अकबर साहब ये बताइए, आप स्क्रूटनी कमेटी को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो ये रिपोर्ट है। उसकी वजह ये रिपोर्ट है कि 3.5 सालों में उन्होंने कोई स्क्रूटनी की नहीं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उन्होंने ऑथेंटिकेट नहीं किया एविडेंस। और ये इलेक्शन कमीशन ने 27 अगस्त को अपने फैसले में लिखा, जब पहली दफा स्क्रूटनी कमेटी ने 17 अगस्त को रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने खुद मुस्तरद किया। उन्होंने कहा जी आपकी ये रिपोर्ट नाकिस है, आपने हमारे अहकामात पे अमल नहीं किया, आपने ऑथेंटिकेट। तो ये एक कवर अप था, ये स्क्रूटनी कमेटी। लेकिन अकबर साहब ये जो स्क्रूटनी कमेटी है उसकी रिपोर्ट तो अभी आनी है, तो अभी उस रिपोर्ट के आने से पहले उसकी तहलील का मुतालबा कर देना नाजायज नहीं है? नहीं, वो इसलिए कि रिपोर्ट उनकी 28 महीनों के बाद आ चुकी है। 2 जून 2020 को इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर में डेडलाइन सेट की कि आप 17 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दे दें। 17 अगस्त 2020 जब 2020 में जब उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई, 27 का आप ईसीपी का ऑर्डर पढ़ लें। उस ऑर्डर में वो अपनी कमेटी की 28 महीनों की जो रिपोर्ट है उसको रबिश कर देता है। वो कहते हैं कि आपने हमारे अहकामात पे अमल नहीं किया, आपने वेरीफाई नहीं किया। अब इस कमेटी ने बिटवीन देन एंड नाउ, अभी भी तो उनको डेडलाइन दिया था ना इलेक्शन कमीशन ने कि 30 मई तक आप रिपोर्ट जमा कराएं। कहां है उनकी रिपोर्ट? उन्होंने किया ही नहीं है प्रोब। इट वॉज अ ह्यूज कवर अप। ये इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा अकबर एसबाब साहब ये भी बताइए कि अब जारी बात है ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है ये आपने जमा कराई है, सो चाहे जो भी आप इसको कहें कि ये इल्जामात नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, लेकिन ये आपकी साइड ऑफ द स्टोरी है, ये चैलेंजेबल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे इख्तलाफ भी कर सकती है कि जो ऑडिट रिपोर्ट आप बना रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, आप सही कहते हैं कि जाहिर है कि ये रिपोर्ट जो है, हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब हेयरिंग करे और ये केस अपने हाथ में ले और मजीद इसको तवालत ना दे। उस प्रोसेस के दौरान यकीनन ये रिपोर्ट पीटीआई के सामने उनको शेयर की जाएगी और हम खुशी खुशी से कहेंगे कि उनको शेयर करें, और उसमें से जो भी कोई ऐसी चीज है, इशू है जो फैक्चुअल नहीं है, हम उसके जवाब दें। हमारी रिपोर्ट जो तकरीबन 100 सफ़ों पे है, इसके हर पेज पे हमारे दोनों ऑडिटर्स ने सिग्नेचर किए हैं, उन्होंने कवर पे सिग्नेचर किया है। ये एक और मंसूर मैं आपको ये बताता चलूं कि हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराएंगे। जो इमरान खान ने मेरे खिलाफ केस किया है मेंबरशिप पे और इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन पे, उस केस में हम मिसलेनियस एप्लीकेशन के जरिए ये तमाम रिपोर्ट उनके भी सामने रखेंगे। हम इतने कॉन्फिडेंट हैं इसकी एक्यूरेसी पे। लेकिन फिर भी आप सही कहते हैं, उनका बिल्कुल इख्तियार है कि वो इसको चैलेंज करें। आप उसके जवाब देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब आपका। नाज़रीन, अकबर एस बाबर साहब की बात आपने सुनी, काफी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम इस रिपोर्ट पे अगर कोई एतराज करने के आता है तो हम उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे क्या जवाब देना चाहेगी, इस पे जरा तफसील से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़े संगीन इल्जामात उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाए हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आज अकबर एस बाबर साहब की जानिब से एक ऑडिटेड रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है और उनके मुताबिक 2.2 अरब रुपए का अकाउंट है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाब नहीं दे पा रही, और उनका यह कहना है कि इस रिपोर्ट को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करना चाहे तो उसका जवाब देने के लिए भी हम तैयार हैं। क्या कहेंगे सर इस रिपोर्ट पे? जी बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। ये तो जो रिपोर्ट की आपने बात की है मेरी नज़र से नहीं गुजरी, क्योंकि मैं तो सारा दिन पार्लियामेंट हाउस में ही बिजी था जी। लेकिन इस केस में कुछ कई दफ़ा मैं जा चुका हूँ और वहाँ एज अ पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। तो जो लेटेस्ट जब मैं गया था चंद पहले, तो वहाँ तो जो सूरत हाल थी वो अपोजिशन को लेने के वहाँ पे देने पड़ गए हैं। जो अकबर एस बाबर साहब की जो पिटिशन थी उसके जवाब में ये काफ़ी अरसे से ये चल रहा है वैसे सिलसिला जी। तहरीक इंसाफ ने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स की डिटेल वहाँ पे सबमिट की और फिर एक काउंटर पिटिशन भी जमा की कि हमने तो अपने सारी डिटेल्स दे दी हैं। अब इसमें तीनों चारों बड़ी जमातें नून, पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम फे और बाकी भी सब अपने जमा करें। बिल्कुल ठीक। वहाँ जब वो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स लेके आए उसमें ये चीज़ आई कि बड़ी हद तक तो ऑडिटेड ही नहीं थे, अनऑडिटेड अकाउंट्स, और उसमें पार्टी चेयरमैन या पार्टी सदूर के दस्तखत भी इन पे नहीं थे। तो काफ़ी वहाँ पे एक इशू उस टाइम पे मैंने देखा कि अपोजिशन के वो ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं आए जो हमने कम से कम जमा किए। अपने हिस्से का बोझ हमने वहाँ जो है वो पूरा किया। दो बातें यहाँ पे हैं। एक बात तो ये है कि जो डिमांड बाबर साहब हमसे कर रहे हैं, जो उनकी साबिका जो हमारे मेंबर हैं जिनकी साबिका पार्टी है, बाय द वे 2013 से जब मैं इलेक्शन लड़ा और मैं आया, मैं इलेक्शन लड़ने से पहले एमएनए बनने से पहले 2013 में इस पार्टी का इलेक्टेड सदर था मर्दान डिस्ट्रिक्ट का, वोट लेके बाकायदा सदर बना। जब से मैं पार्टी में हूँ कम से कम मैंने एक्टिवली बाबर साहब को एटलीस्ट 2013 से ऑनवर्ड या 12-13 में कम से कम मैंने तो नहीं देखा। तो जो दो बड़ी स्ट्रगल्स हमारी हैं, 13 का इलेक्शन, उसके बाद जो है हमारा जो धरना था 126-129 दिनों का, उसके बाद पनामा की स्ट्रगल, और फिर 2018 का इलेक्शन। आई हैव नॉट सीन हिम देयर, लेकिन बहरहाल शुरू के दिनों में जरूर रहे होंगे और उन दिनों के ये चीजें लेके आए, उसके जवाब हमने दिए हैं इस कमेटी में। वो सारा वो चल रहा है सिलसिला। अब ये जो कोई नई चीजें ये लेके आए हैं, ज़ाहिर है हमारे वकला उसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ एक नुक्ते पे यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं शायद वो इस बात से एग्री करें कि अगर मैं किसी शख्स से कोई चीज़ डिमांड करता हूं कि ये जमात ये करे तो बाकियों से भी करूं, क्या उन्होंने इन बाकी जमातों से भी ये डिमांड की है? हमने तो अपने जमा कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू आवर लॉज, हमने सारी डिटेल वहां जमा कर दी हुई है। क्या अकबर एस बाबर साहब पीपल्स पार्टी से और नून लीग से और जमीयत उलमा इस्लाम से और बाकी जमातों से भी ये डिमांड करेंगे कि वो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स और वो भी प्रॉपर फर्म से ऑडिट करके वहां जमा करें, ताकि अगर कोई इंसाफ होना है तो सबका बराबर हो? हमने तो अपने अकाउंट्स की डिटेल दे दी है। ठीक है। क्या मुनासिब वक्त नहीं है कि नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत वगैरह वो भी अपने डिटेल वो जमा करें? बहरहाल हमें कोई इसमें वो नहीं है, इंशाल्लाह जो चीज होगी उसका सामना किया जाएगा। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ ही मौजूद है। कायरा साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कायरा साहब, ये अली मोहम्मद खान साहब फरमा रहे हैं कि जी अकबर एस बाबर साहब ने आज एक ऑडिटेड रिपोर्ट तो जमा करा दी है, ठीक है, हम तो उसका जवाब देंगे, लेकिन जरा बाकी जमातें भी जवाब दें कि क्या वो अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करा सकती हैं, उनकी फंडिंग किस तरह हुई है, उसकी तफसीलात शेयर कर सकती हैं? मंसूर साहब बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश ये है कि हर जमात हर साल अपना ऑडिटेड अकाउंट्स जमा कराती है, और उन अकाउंट्स पे अगर किसी फर्द को एतराज है या इलेक्शन कमीशन को एतराज है, और वो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं, वो प्रॉपर फर्म से ऑडिटेड होते हैं, लेकिन अगर फर्ज करें किसी को डाउट है, उसके ऊपर एतराज है, किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो इलेक्शन कमीशन को दे सकता है। इलेक्शन कमीशन खुद उसकी स्क्रूटनी करके अपनी तसल्ली करता है। इलेक्शन कमीशन एट इट्स ओन भी चाहे तो उसके बारे में तफसीलात मांग सकता है। ये हमारी तो जितनी भी तफसीलात थी, जो सवाल थे, क्वेरीज थी, उनका 100% जवाब अकॉर्डिंग टू सेटिस्फेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन है। हमने ना कहीं से स्टे लिया है,
ना इसको डिले कराया है, ना इसमें 5-7 साल से ये मुकदमाबाजी चल रही है। कई दफा ये पीटीआई का बहरहाल इंटरनल इशू था और इस इशू पे अकबर बाबर इनके फाइनेंस के बंदे थे और वो इनके फाउंडर मेंबर थे, वही गए और उन्होंने उनके खिलाफ फिर आपको पता ही है कि अदालतों का पर एक तवील स्टे ऑर्डर्स थे, पता नहीं कितने 100 दफा पेशियां हुई इलेक्शन कमीशन में भी। तो उसके ऊपर एतराज है लोगों को कि आप क्यों स्टे लेते रहे, अगर आपके हाथ साफ है तो उससे डाउट खड़े हो गए। तो बेहतर ये है कि आप दे रहे हैं और देना कोई ऑडिटेड अकाउंट्स देना कोई एहसान तो है नहीं जी। ये कहना कि हमने दे दिए हैं या पीपल्स पार्टी का है कि हमने दे दिए, कोई एहसान नहीं किया, ये तो हमारी सबकी ऑब्लिगेशन है। इलेक्शन कमीशन हमसे देने का पाबंद है और मुस्लिम लीग के ऊपर भी अगर कोई एतराज होगा तो बिल्कुल, अगर अली मोहम्मद खान साहब या किसी दोस्त के पास कोई इल्जाम है, कोई उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो हमारे अकाउंट्स तो पब्लिक में है, वो जाके उससे कापी लें उनसे, और उसके बारे में कोई एतराज है तो फाइल करें, हम उसका जवाब दे देंगे। अली गौहर साहब, मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी सर एतराज, अच्छा अली मोहम्मद खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अली साहब बोलिए। मंसूर साहब जी जी जी। सिर्फ ब्रीफ पॉइंट मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन उसके बाद की अपडेट ना हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब मैं गया वहां पे तो हमारी जो काउंटर पिटिशन हमारे वकला हजरात ने जमा की, वहां हमने ये डिमांड की इलेक्शन कमीशन में कि हमने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स दे दिए हैं, अब ये बाकी मेन जमातें जो माजी में 3 और 4 बार हुकूमतें बना चुकी हैं और साथ में जमीयत उलमा इस्लाम एफ और बाकी भी, वो भी जमा करें। एज फार एज आई नो, इन लोगों ने अपने वो ऑडिटेड अकाउंट्स फ्रॉम प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रॉपर फोरम से और सब अकाउंट्स विद द साइंस ऑफ देयर चेयरमैन और पार्टी सदर इन एनी केस, क्योंकि चेयरमैन वहां बिलावल साहब है, सदर यहाँ शहबाज साहब है, वो मेरी मालूमात के मुताबिक शायद जमा नहीं की थी। अब अगर कर दिया मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी पिटिशन के जवाब में कि इनको वहां जमा करनी थी, इन्होंने वहां जमा नहीं की थी। मैं पूछ रहा था, मैं कायरा साहब आप पहले जवाब दें, अगर जमा की हो तो बता दें कायरा साहब। कायरा साहब, छोटी सी गुजारिश है कि हमारे अकाउंट्स हर जमात के, सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं, हर जमात के सालाना अकाउंट ऑडिटेड ये इलेक्शन कमीशन में जमा होते हैं। जिस तरह हर मेंबर अपनी एसेट स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो जमा कराता है, इसी तरह हर जमात हर साल अपने ऑडिटेड अकाउंट जमा कराती है। मैंने फिर गुजारिश की है कि अगर किसी फर्द को, वो अली मोहम्मद खान साहब या पीटीआई का बेशक ना हो, पाकिस्तान का कोई फर्द, वो चैलेंज कर सकता है। इलेक्शन कमीशन की अगर अपनी सेटिस्फेक्शन ना हो तो इलेक्शन कमीशन उसकी तफसीलात मांग लेता है, और अगर इलेक्शन कमीशन आपके अकाउंट से मुतमईन है और आपसे सवाल नहीं करता तो एक और सूरत है। जो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमने तो जमा करा दिए हैं, अब बाकी जमातें भी जमा कराएं जी। ये इलेक्शन कमीशन से या हमसे मुतालबा नहीं कर सकते, ये इलेक्शन कमीशन से हमारी ऑडिटेड अकाउंट्स ले लें, उसके ऊपर एतराज फाइल कर लें, इलेक्शन कमीशन को जाके एजिटेट कर लें। अगर ये कहें कि जी हमसे सवाल किया उनसे भी करो, तो ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है, इलेक्शन कमीशन पूछेगा तो हम दे देंगे। अली गौहर साहब के कहने पे तो नहीं देंगे जी। अली गौहर साहब, मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी सर एतराज है, आप लोगों ने अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट जमा कराई है या नहीं कराई? देखिए तमाम, मंसूर बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एनुअली अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाते हैं और अपनी रिटर्न्स भी जमा करवाते हैं, और इलेक्शन कमीशन की भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कायरा साहब बता रहे थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो करवाती हैं। तो बहरहाल अगर सेम मेरा भी वही वर्जन है कि अगर तो इनको कोई एतराज है तो ये बिल्कुल उसको चैलेंज कर सकते हैं, हम उसको फेस करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा। देखिए बात ये है कि ये तो एक बड़े अच्छे से बात चल रही है, और अकबर बाबर साहब ने अभी आपके प्रोग्राम में जितना तफसील के साथ बताया, मैं और कायरा साहब बात भी करें तो उतनी डिटेल बात नहीं कर सकते। असल सूरत ये है कि एक पार्टी के साथ ना सिर्फ इस एक मौजूद पे, बल्कि हर चीज में उसके साथ एक इस तरह का बर्ताव है, एक पूरे मुल्क में इस तरह का एक माहौल है कि ऐसे लगता है कि एक पार्टी जो है पॉलिटिकल, उसको कोई खास मरात हासिल है, उसको कोई खास इख्तियार हासिल है, और उसको कोई खास इस्तिस्ना हासिल है कि कोई अकाउंटेबिलिटी। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आजाद है, सरेआम वीडियोज हैं कि इनके मोहतरम वोदरा, एक तो वोदरा कंपेन नहीं कर सकते, और ना सिर्फ वोदरा डिठाई के साथ कंपेन कर रहे हैं, पैसे देते हुए पकड़े जा रहे हैं, मतलब पकड़े जा रहे, उनकी वीडियो सामने है, टीवी चला रहे, कोई एक्शन नहीं है, किसी को कोई रोका नहीं जा रहा। मकसद ये है कि
आप ये देखें कि शुगर का केस था, मतलब वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के साथ बना, उसके बाद आपने देखा कि इनकी पार्टी के एक सेनेटर, जब इनको जरूरत पड़ी और इनको लगा कि इस वजह से शायद हमारा बजट पास भी होगा, तो जो कहते हैं, जो नारे लगाते थे कि इमरान खान साहब अमेरिका के आगे डट गए, वो तरीन साहब के आगे ढेर हो गए। तरीन साहब को भेजा और अपनी ही पार्टी के एक सेनेटर को मुंसिफ बना दिया, और उसके साथ उसी कहा कि नहीं ये तो मामला क्लियर है इनके ऊपर। और जुल्म की बात ये है कि आपने अदालत में जाकर FIA ने लिख के दे दिया कि नाम में गिरफ्तारी चाहिए, और आपको पता है मंसूर साहब के हमें क्या क्या मतलब है कि वो सहूलतें हासिल हैं। हमारे बंदों के 90 दिन के रिमांड लिए जाते हैं, हमारे लोगों की फैमिलीज के अकाउंट्स मुंजमद किए जाते हैं, और उसके बाद फिर अदालतों में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से किसी को 2 साल के बाद जमानत मिलती है। मैं सर उसका एक हल सामने आया है, उसका भी एक हल जो है वो पेश किया गया है शेर अफरीदी साहब की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, अली गौहर साहब जिस चीज़ की बात कर रहे थे वो अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहे थे। आज उन्होंने बिलावल भुट्टो पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, मुस्लिम लीग नून पे तनकीद की, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो बड़े बिलो द बेल्ट थे, और ख़ास तौर पे उन्होंने अमेरिका जाने के हवाले से, बिलावल भुट्टो अमेरिका के दौरे पे हैं, उस पर भी उन्होंने एतराज़ किया। ज़रा इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप जानते हैं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन कैंपेन्स जारी हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो हैं जलसे वहाँ पे मुनक्किद किए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा खबरों के अंदर नज़र आ रहे हैं। आज उन्होंने जो तकरीर की उसमें बिलावल भुट्टो साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और साथ साथ नून लीग को तो तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो अल्फाज वहाँ पे अदा किए गए, एक दफ़ा सुनिएगा ज़रा। सरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है, और ये भुट्टो जिसका ये नारा मारते हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, भुट्टो ने पूरे सिंध को मार दिया है, अभी भुट्टो जिंदा है, हमें नहीं चाहिए ऐसा जिंदा भुट्टो। ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं रह सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। गद्दारी के फतवे और बिलावल भुट्टो के हवाले से जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, अली मोहम्मद खान साहब, ये क्या हो गया है पॉलिटिक्स को? ये किस किस्म की सर ज़बान इस्तेमाल की जा रही है? नहीं, बहुत सा कुछ ऐसा है जिस पे बात हो सकती है। मैं आज कौमी असम्बली के फ्लोर पे मुझे मौका मिला आज कश्मीर पे बात करने का, और वहाँ मैंने ये बात की कि जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नेंस रही है पिछले 5 साल कश्मीर में, और उससे पहले 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैं तो जब कश्मीर गया हूँ, और मुझे कारी साहब का भी पता है कि वो अपनी जमात की तरफ से कश्मीर को देखते थे, तो मैं तो जब गया हूँ, मैं तो जो देखा है कश्मीर के जो बड़े मसाइल हैं आज़ाद कश्मीर के, कि वहाँ रोडों का बहुत बड़ा इशू है, और मैं नहीं देखता कि मुस्लिम लीग नून ने वहाँ कोई ख़ास उस तरह से परफॉर्मेंस शो की है, जो बड़ा जेन्युइन मसला है। पहाड़ियों में आपको बड़ा मसला होता है, बारिशों में रिपेयर्स भी चाहिए होती हैं, नई रोडें भी, कोई ख़ास एक्टिविटी। दूसरा जो है हॉस्पिटल्स का इशू है आज़ाद कश्मीर में, और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज का। एवरीथिंग फाइन अली भाई, एवरीथिंग फाइन, लेकिन ये जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है सर, क्या ये काबिल कबूल है? मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ ना कि मैंने तो ये बात की थी, और मैं भी इस बात पे कायम हूँ कि गवर्नेंस इश्यूज़ वो इश्यूज़ हैं जिस पे बात होनी चाहिए, कि जिन जमातों ने कश्मीर में हुकूमत की है 5 साल पिछले और उससे पिछले, बोथ पार्टीज, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फेल किया है कश्मीर के लोगों को, ना उनको क्वालिटी के रोड दे सके, ना उनको क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज, ना एजुकेशन, ना उस तरह की आला मयार की यूनिवर्सिटियां बनवा सके। हालांकि मरकज में मियाँ साहब की गवर्नमेंट, ये आसान था उनको वहां के लिए मंजूरी दिलाना। और तीसरा जो है, जो वहां गवर्नेंस के अंदर करप्शन का फैक्टर है, फिर नई अच्छी रिक्रूटमेंट्स करना, मेरिट पे पुलिसिंग में अच्छी रिक्रूटमेंट्स करना, और उसके साथ साथ और डिपार्टमेंट्स में ये इश्यूज ऐसे हैं कि इसमें आप जबरदस्त कैंपेन, और इन्हीं इशू पे हमारे कश्मीर के लोगों ने इमरान खान साहब को पसंद किया है, और इंशाल्लाह वो वोट भी करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर जातियात से थोड़ा दूर रहा जाए, और ये जो इश्यूज ऐसे हैं जिस पे फेल हो चुकी है नून लीग और पीपल्स पार्टी इन चीजों पे, और इसी वजह से कश्मीरी जो है जौक दर जौक PTI की तरफ आ रहे हैं, और इंशाल्लाह लेकिन अली साहब, ये कि अली अमीन गंडापुर
मंसूर के ऊपर सिर्फ ये बात नहीं है कि जो जबान इस्तेमाल की गई, पैसे देते हुए उनकी फुटेज जो है वो देखी जा सकती है कि वहां पे वो पैसे बांट रहे हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वहां पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी दरख्वास्त कर दी है। मतलब इतने वो कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं सारे मामले के अंदर, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से उनको खुली छूट है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा उनके खिलाफ। नहीं, देखिए मंसूर साहब, एहतियात तो दोनों तरफ होनी चाहिए। मैंने जो बात की है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वो भी जो बात करे, देखिए ये गद्दारी वगैरह की इस तरह की बातें जैसे हमारे बारे में ये लोग करते हैं कि कश्मीर को कोई बेच सकता है। इमरान खान साहब तो कश्मीर के सबसे बड़े वकील हैं दुनिया की सतह पे। यूनाइटेड नेशंस में जाके जो उन्होंने कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया, फिर इमरान खान साहब ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी का असल चेहरा दुनिया को दिखाया, देखें ये चीजें जरूर इनको बतानी चाहिए। अपोजिशन को भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि एक नरेंद्र मोदी को जब इमरान खान साहब ने कनेक्ट किया हिटलर के साथ, और उसकी आरएसएस की सोच जो है, हिंदुत्व की सोच को जब नाजीज्म से कनेक्ट किया, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट तक जाके उसकी गूंज सुनाई दी गई कि उन लोगों को समझ आई। ये इमरान खान साहब का कारनामा है कि उन्होंने हिटलर का वो चेहरा जो उनको समझ आता है वेस्ट को, कि वो हिटलर को समझते हैं, मोदी और हिटलर को इंटरकनेक्ट कर दिया। देखिए बाकी हम गद्दार हम में से कोई नहीं है, सियासी चीजें हैं, उस पे सियासी चीजों पे सियासी बात करें। अब अगर कोई जो है खान साहब के बारे में ऐसी बात करेगा, उसका फिर रिएक्शन आता है, लेकिन रिएक्शन भी मैं समझता हूं एहतियात करें तो बेहतर। कायरा साहब, बाकी जो आपने ये बात की है क्योंकि पैसे वैसे जी कायरा साहब, यू आर अ सीनियर पॉलिटिशियन सर, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब ने तो उस बात का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जबान इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बिलावल से दो सवाल यहाँ पे हैं। एक तो बिलावल साहब के अमेरिका जाने के ऊपर भी जो है बहुत से सवालात हो रहे हैं कि वो क्या करने गए हैं वहाँ पे, वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल लेने के लिए गए हैं, अगला पीएम बनने के लिए अप्रूवल लेने के गए हैं। और दूसरी बात यह कि वजीर आजम के ऊपर भी इस किस्म की तोहमतें लगाना कि जी इसने कश्मीर का सौदा कर दिया, इसने कश्मीर को हाथ से जाने दिया, क्या ये फेयर पॉलिटिक्स है सर? पहली गुजारिश तो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब का चेक कराना चाहिए कि उन्होंने कहीं शहद तो नहीं चाटी आज, वैसे अक्सर ही चाटते रहते, उनकी बोतलों में से शहद निकल आती। तो वो जिस कैफियत में होते हैं उसमें इस तरह की गुफ्तगू के ऊपर क्या जवाब दिया जाए। दूसरी गुजारिश ये है कि उनको कुछ लोग, वेरी सॉरी टू से, लेकिन उनको कुछ लोग गंडापुर इसीलिए कहते हैं, तो उनकी गुफ्तगू का अक्सर जो स्टाइल और लहजे होते हैं वो यही। तीसरी गुजारिश ये है कि जो रवैया बिलअमूम पीटीआई की लीडरशिप का है, इमरान खान साहब का है, अपने मुखालफों को जिन अल्फाज से वो याद करते हैं, हर वक्त गाली देने का जो कल्चर है, उस पर यकीनन उसके साथियों का, उनके बाकी दोस्तों के ऊपर भी उसके असरात तो आएंगे। और फिर जब सबकियां भी उन्हीं को मिलेंगी जो गालियां बड़ी देंगे, इसलिए। और चौथी गुजारिश यह है, बिलावल साहब बाहर गए, बिलावल साहब कई महीने और उसका बहुत प्रोग्रामों में, यानी कम से कम कोई 20 प्रोग्रामों में मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, मेरे बाकी साथी दे चुके हैं। बिलावल साहब पहले से कई महीने से तयशुदा उनका शेड्यूल था, उनको इनविटेशन थी। एक फोरम है जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के जैली इदारे के तौर पे, और वहाँ पे दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, लीडरशिप्स आती हैं, डिस्कशन होती है। पिछली दफा कोरोना की वजह से वो जो सेशन था वो वर्चुअल हुआ, उससे पहले भी वो जाते रहे हैं, इस दफा भी वो गए और फिर कहा जा रहा था कि 2 महीने के लिए गए हैं। वो 23 तारीख को मुजफ्फराबाद में जलसा करने जा रहे हैं, उससे पहले वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, और आखिरी गुजारिश ये है कि बिलावल साहब के नाना का, बिलावल साहब की वालदा का, बिलावल साहब की जमात का अमेरिका के साथ और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हुए कश्मीर का इशू हो, तो पीपल्स पार्टी वो जमात है जो बनी जिन इशूज पे थी, उनमें मेजर इशू कश्मीर था। और इसी तरह कश्मीर का मुकदमा भुट्टो साहब हो, बीबी शहीद हो, वैसे तो हर हुकूमत ही, हम किसी हुकूमत को इल्जाम नहीं देते उस पर, लेकिन इमरान खान साहब के एतराज ये होता है कि हाँ उन्होंने मोदी को ये तो कहा कि वो फाशिस्ट है, हाँ उन्होंने ये तो कहा कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, लेकिन ये भी खुली तारीख है कि उन्होंने ओपनली कहा। अब किस कैफियत में कहा, क्यों कहा मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह करे मोदी जीत जाएगा तो कश्मीर का मसला जो है हल हो जाएगा। अब अगर वजीर आजम पाकिस्तान हिंदुस्तान के उस शख्स को जिसकी जमात के मैनिफेस्टो में कश्मीर को एनेक्स करने का फलसफा है, उसका ला मौजूद है या उसकी डिमांड मौजूद है,
जो हैदराबाद में मुसलमानों का कातिल है, जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा लीडर है, और ये अब नहीं हुआ, उसे इस इलेक्शन के बाद नहीं हुआ, उसकी बुनियाद ही वो है। तो उसको अगर इमरान खान साहब ये कहें कि वो जीत जाएगा तो मसला हल हो जाएगा, तो फिर उसको एतराज तो मेरा बनेगा, ठीक है, लेकिन उसका जवाब उस रंग में देना चाहिए जो गालियां देना है। गालियां देने से तो मामला नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के लीडर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को हेनरी किसिंजर ने लाहौर में धमकी दी थी और उसके मुंह पे कहा था। मुझे हैरानगी है कि इमरान खान साहब ने अपनी असेंबली में खड़े होकर स्पीच की और कहा कि जी हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। बड़ा अच्छा किया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने एक अमेरिकी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा, लेकिन उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि हमसे तो अड्डे किसी ने मांगे ही नहीं है। अच्छा। और खान साहब को भी हमने दसियों दफा पूछा कि ये बता दीजिए कि आपसे किस मीटिंग में किस जगह पे अड्डे मांगे गए, तो वो अमरीकी तो कहते हैं कि हमने अड्डे मांगे ही नहीं है। आप अपने घर खड़े होकर एक तकरीर करते हैं, एक मफरूजे पे अपनी बात करते हैं और उस पर ढोल बजाते हैं कि वाह 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 वाह, जवाब दे दिया, ललकार दिया, चलें जी ठीक हुआ। और फिर आप कहते हैं कि जी हम पे बड़ा दबाव है अमेरिका का, बड़ा दबाव है, अमेरिका दबाव डाल रहा है कि जी चाइना से ताल्लुक खत्म करो। तो आपके वजीर खारजा कहते हैं कि नहीं नहीं, इस तरह की बातें हमसे तो किसी ने खुल के नहीं कही, शायद इशारों के नामे में कभी बात हुई। अच्छा। तो ये अगर हम इन बातों को खुल के कहेंगे कि भाई आपके वजीर आजम अगर इस तरह बातें कर रहे हैं तो पाकिस्तान के ताल्लुकात में खराबी आ रही है, तो इसमें क्या जुर्म है? ठीक, लेकिन हम कोई गाली तो नहीं दे रहे। ठीक, एक ब्रेक मुझे जरा देनी है। ब्रेक के बाद जरा नून लीग से भी इसका मौक़िफ़ जानेंगे और क्या वाकई अली मोहम्मद खान साहब काबीना का हिस्सा भी हैं, तो क्या वाकई अभी तक अमेरिका ने पाकिस्तान से एयरबेसेस मांगी ही नहीं है? हकीकत क्या है? अली मोहम्मद खान साहब से भी पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले कमर जमान कायरा साहब फरमा रहे थे कि ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने तो बेसिस मांगी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वजीर आजम आखिरी बात क्यों कह रहे हैं कि हमने अमेरिका को बेसिस देनी नहीं है। अली गौहर बलोच साहब, क्या आपका भी, नून लीग का भी यही एतराज़ है? वैसे तो ओवरऑल उनकी तकरीर की, वजीर आजम की तकरीर की काफ़ी तारीफ की गई थी पूरे पाकिस्तान के अंदर ही। अली गौहर साहब से दोबारा जी 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 देखिए, सूरत ये है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है 72 सालों में कि जो मकबूजा कश्मीर की जो हैसियत थी वो खत्म की गई और उसको इंडिया का हिस्सा बना दिया गया। और हमारे जो वजीर खारजा साहब हैं, ये सिर्फ मुल्तान में बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे हर वीकेंड पर, और मोदी ने ये मार्का सर करने के बाद पूरी दुनिया के वो हर मुल्क में गया और उसने अपने झूठ को और उसने अपनी धौंस और धांधली को जो है वो सच साबित करने की कोशिश की। दूसरी बात मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि आपको याद होगा जब कुलभूषण यादव के खिलाफ जो वो ऑर्डिनेंस जारी किया गया, वो उसकी क्या वजह थी कि वो कितने दिन तक, 40 दिन तक जो पाकिस्तान की आवाम से छुपाए रखा, और फिर उसके बाद जब मीडिया पर और हाउस में जब असेंबली के फ्लोर पर बात हुई तो बाद में उसको पहले भी तस्लीम नहीं करते थे, उसके बाद लेकर आए। फिर उसके बाद आपने देखा कि आप अली अमीन के और गुजरा के रवैयों पर बात कर रहे थे। मैं आपको गिलगित के इलेक्शन का हवाला दूंगा कि उधर अली अमीन गंडापुर में जिस तरह से नादेबा अल्फाज जो थे मरियम नवाज साहिबा के बारे में इस्तेमाल किए थे। सूरत ये है कि इनके वज़रा जो है वो शादी की तकरीबात में जाते हैं और साफियों को थप्पड़ रसीद कर देते हैं। इनके वज़रा टॉक शोज में जाते हैं और डाइस के ऊपर जो है वो जूते रख देते हैं। मकसद ये है कि इनकी ट्रेनिंग कहां से हो रही है, ये मतलब है कि इनको कौन थपकी देता है। और एहतसाब का नारा लगाते थे। आज देख लें कि जो इनका वजीर या जो एमएनए जितने बड़े स्कैंडल में इन्वॉल्व होता है उसको उतने बड़े ओहदे से नवाजा जाता है। आपको याद होगा एक अद्वियात का स्कैंडल आया और आपने देखा कि उसके बाद अद्वियात की कीमतें कितनी बढ़ी और उसके बाद उसी बंदे को पार्टी का बहुत बड़ा। मैं इसी पे सवाल करता हूं अली मोहम्मद खान साहब से। आज ओहदा नवाजने की जहां तक बात हो रही है, मोहम्मद सलाही साहब को आज एक वजारत अता कर दी गई है बिलाखिर। मोहम्मद सलाही साहब इससे पहले माफ कीजिएगा, माजी में क्या कहते थे वजीर आजम के बारे में, जरा सुनिएगा, फिर मैं अली मोहम्मद खान साहब से सवाल करता हूं, सुनिएगा जरा।
तो ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अली मोहम्मद खान साहब, ये मोनस सलाही साहब से इमरान खान साहब कंफर्टेबल नहीं थे, उनको इतनी देर वजारत नहीं दी, ऐसा क्या चेंज हुआ है कि मोनस सलाही साहब जो है वो आज वजारत के लिए अहल हो गए? ऐसे मंजूर साहब, मैं यकीनन इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपका हम लोगों से बहुत प्यार है, तहरीक इंसाफ से, और आप माशाल्लाह हमें हमेशा जो है वो क्रॉस हेयर्स के अंदर रखते हैं, लेकिन हमें सवालात का जवाब देना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह आपके सवालात हमारी जानिब अक्सर होते हैं। देखें, खान साहब उनको जो है मोनस साहब को पसंद करते होंगे तो बनाए, खान साहब को ज़बरदस्ती तो कोई नहीं उनसे करा सकता। अच्छा, अब जहाँ तक मोनस इलाही साहब का ताल्लुक है, परवेज साहब के साथ, जो उनके वालिद साहब परवेज इलाही साहब, उनके साथ 5 साल अपोजिशन में टाइम मैंने गुजारा, और फिर जो शुजात साहब हैं उनसे भी थोड़ी बहुत सलाम दुआ, जब बीमार थे मैं पूछने भी गया, और जितना उनकी रेपुटेशन है वो यही है कि देखें, एक दफ़ा आपके साथ शुजात साहब परवेज इलाही साहब खड़े हो गए हैं तो जब तक आपकी कमिटमेंट है वो खड़े रहेंगे, चाहे उनका दिल में कोई जो है आपसे कोई परेशानी भी आए, कोई खफगी भी हो, लेकिन वो खड़े रहते हैं। लेकिन ये इस तरह से जो है होते हैं एलाइज के अंदर, कोई बातचीत होती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, हमेशा सारा जो है 100% करेक्ट नहीं चलता, कभी कभी मसले मसाइल रहते हैं। लेकिन मोनस साहब मैं समझता हूँ कि अहल हैं, काबिल आदमी हैं, और साबिक वज़ीर आला साहब के बेटे हैं, हमारे मेन एलाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, गौहर बलोच साहब और कमर जमान कायरा साहब। नाज़रीन, 3 साल के बाद बिलाखिर इमरान खान साहब को मोनस सलाही के हवाले से जो नापसंदीदी थी वो अब तब्दील हो गई है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।